हम अपनी जिंदगी के सफर में बहुत से अपनों को खो देते हैं, जिनसे एक आखिरी बार मिलने की चाहत हमेशा हमारे दिल में बनी रहती है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि एक शैतान आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरी कर सकता है और एक आखिरी बार उनसे मिला सकता है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं एक अमेजिंग मूवी बैगहेड। ये कहानी उन लोगों की नहीं जो मरे हुए अपनों से बात करना चाहते हैं। असल में ये कहानी आयरिस नाम की एक लड़की की है जो अनजाने में उस शैतान की मालकिन बन बैठी, जिसे उसने आसानी से पैसे बनाने का एक जरिया सोचा। लेकिन एक शैतान तो आखिर शैतान ही होता है, जो किसी इंसान का गुलाम रहकर रहना पसंद नहीं करता। और यहीं से शुरू हुई मालकिन और गुलाम के बीच एक खौफनाक जंग। आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक पब से होती है, जिसका मालिक ओवेन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, जिसने अपने पब को बंद कर दिया होता है। बाहर सन्नाटा फैला होता है कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। ओवेन हैरानी से दरवाज़ा खोलता है, जहां नील नाम का एक युवा आदमी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी और थकान साफ दिखाई देती है। नील विनम्रता से कहता है कि वो उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है, लेकिन ओवेन मना कर देता है। वो शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहता है कि उससे मिलकर या उसकी मदद लेकर नील को कोई शांति नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ दुख, पछतावा और भीतर तक तोड़ देने वाला दर्द ही मिलेगा। ओवेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, लेकिन नील टूटे हुए स्वर में जिद करता है और जेब से पैसे निकालकर ओवेन को देने की कोशिश करता है। नील कहता है कि वो सिर्फ अपनी मृत पत्नी से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, ताकि उसे अलविदा कह सके और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों झलक रहे होते हैं, पर फिर भी ओवेन अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो साफ शब्दों में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। निराशा और गहरे दुख से भरा नील वहां से लौट जाता है, जबकि ओवेन दरवाज़ा बंद करते हुए जानता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली। नील के जाने के बाद ओवेन घर को अच्छी तरह बंद कर देता है और इस पब के नए मालिक के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है, जिसमें वो इस पब की और बेसमेंट में रहने वाले उस शैतान के बारे में बताता है। और यहाँ हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। ओवेन बताता है कि इस पब के बेसमेंट में बैगहेड नाम की एक शैतानी चुड़ैल रहती है, और जो भी इस पब को खरीदता है वो इनडायरेक्टली उस शैतान का मालिक बन जाता है, और बैगहेड उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उस शैतान की एक खासियत है, और वो ये कि उसे अगर किसी भी मारे गए इंसान की कोई चीज़ खिला दी जाए तो वो उसकी आत्मा को 2 मिनट के लिए बुला सकती है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ को कसकर बांध देना होगा और 2 मिनट के ख़त्म होते ही उसके चेहरे पर वो बैग फिर से डाल देना होगा, नहीं तो वो उस इंसान पर हावी हो जाएगी और यहाँ से बाहर निकलकर मौत का तांडव मचा देगी, जिसे सिर्फ उसका मालिक मतलब इस पब का मालिक ही कंट्रोल कर सकता है, जिसे उस शैतान को वापस उस अंधेरे दीवार के पार भेजना होगा। लेकिन इस मालिकाना हक की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो मालिक इस पब को छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं तो वो अपने साथ बीमारी और मौत को साथ ले जाएगा और उसके परिवार के लोग उसकी आंखों के सामने मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो इस श्राप को आज ख़त्म करने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कामयाब हो पाएगा कि नहीं, इसलिए वो इस वीडियो को बना रहा है ताकि अगर वो फेल हो गया तो अगले मालिक को सारी जानकारी मिल सके। खैर, तो वीडियो बनाने के बाद ओवेन उस श्राप को हमेशा के लिए ख़त्म करने का डिसाइड करते हुए बेसमेंट की ओर चला जाता है और आग लगाकर सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वहाँ छिपी अंधेरी शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। आग तेज़ी से फैल जाती है और उसी आग में ओवेन खुद भी फंस जाता है। उसकी कोशिश असफल हो जाती है और जलती लपटों के बीच उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है ओवेन के बेटी आयरिस की तरफ, जो उससे अलग रह रही होती है। कई साल पहले बीमारी के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार के रिश्तों में दूरियां और कड़वाहट और भी बढ़ गई थीं। वो उन्हें अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि जब उसकी माँ बीमार थी और अपनी आखिरी दिन गिन रही थी, तब ओवेन उनके पास रहना तो दूर उन्हें देखने तक नहीं आया था, जिस वजह से आयरिस अपने पिता से नाराज़ थी और उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखी थी। आयरिस अपनी निजी जिंदगी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही होती है।
रेंट ना दे पाने के कारण उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था, तो उसकी दोस्त केटी उसका सामान लेकर उसे अपने घर ले जा रही थी। तभी उसे ओवेन के मौत की खबर मिलती है। भले ही उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन ये खबर आयरिस को भीतर तक झंझोड़ देती है। खुद को संभालने के बाद आयरिस अपने पिता की पहचान करने बर्लिन जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेरेमी नाम के एक वकील से होती है, जो उसे बताता है कि ओवेन के देहांत के बाद उसकी प्रॉपर्टी अब आयरिस की है, और ये कहकर वो उसे उसी पब में ले जाता है, जिसे देखकर आयरिस के तो होश ही उड़ जाते हैं, ये सोचकर कि उसके पिता के पास इतनी बड़ी संपत्ति थी और वे लोग गरीबों जैसी जिंदगी बिता रहे थे। तभी वकील उसे इस प्रॉपर्टी को बेचने की सलाह देता है। अब आयरिस के पास दो रास्ते थे। पहला तो ये कि वो इसे बेचकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, और दूसरा ये कि वो यहीं रह सकती है और पब को चलाकर पैसे कमा सकती है। वो बताती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, जिसके बाद वो वकील उसे पब की चाबियां देकर वहां से चला जाता है। रात को आयरिस अपनी दोस्त केटी को कॉल पर सारी बात बताती है, जिसे सुन केटी उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है और बताती है कि वो जल्द से जल्द वहां आ रही है। जिसके बाद आयरिस उस इमारत को एक्सप्लोर करने लगती है, जहां वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा बंद है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस दरवाजे पर अजीब भाषा लिखी हुई होती है, जिसे इग्नोर कर वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास उस दरवाजे की चाबी नहीं होती। तभी उसे वहां किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जिससे वो घबरा जाती है। सामने नील खड़ा होता है, जो पहले ओवेन से मिलने पब आया था। नील शांत स्वर में उसे भरोसा दिलाता है कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। नील अपनी असली मंशा बताता है। वो कहता है कि इस इमारत के बेसमेंट के जरिए वो अपनी मृत पत्नी से आखिरी बार बात कर सकता है। उसकी बस एक ही इच्छा है, अपनी पत्नी को अलविदा कहना। शुरुआत में आयरिस को उसकी बात पूरी तरह पागलपन लगती है। कोई मरे हुए इंसान से कैसे बात कर सकता है? लेकिन आर्थिक तंगी और पैसों की ज़रूरत उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार वो नील की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पास उस बेसमेंट की चाबी नहीं थी। तो वो नील को दूसरे दिन आने को कहती है, ताकि वो उस वकील से इस प्रॉपर्टी को अपना नाम करा के बेसमेंट की चाबी ले सके। जो बात नील मान जाता है और उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उसके तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो तुरंत फैसला कर लेती है कि वो इस पब को अब नहीं बेचेगी, क्योंकि एक तो दिन में उस पब से आमदनी और रात को ऐसे अजीबोगरीब काम से कमाई। उसके तो मन में सैकड़ों लड्डू फूटने लगे। ये सोचकर अगले दिन आयरिस वकील से मिलती है और संपत्ति से जुड़े सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। उस संपत्ति के कागजात को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी बदला या रिन्यू नहीं करवाया गया हो। उन पर इससे पहले के सभी मालिकों के सिग्नेचर्स थे, जिनमें आयरिस के पिता ओवेन का भी सिग्नेचर था। तभी वकील उसे सिग्नेचर करने के लिए पुराने टाइप का एक पेन देता है, जिस पर भी उसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे हमने बेसमेंट के दरवाजे पर देखा था। जिस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिग्नेचर कर दिया, और उसके ऐसा करते ही वो ऑफिशियली उस पब की नई मालकिन बन जाती है। तब वकील उसे पब के बाकी चाबियां और साथ ही उसके पिता द्वारा रिकॉर्ड किया गया वो कैसेट भी देता है, जिन्हें लेकर वो वापस आ जाती है। रात तक केटी भी वहां पहुंच जाती है, जिसे आयरिस सारी बात बताती है। सारी बात को सुन केटी घबरा जाती है और इस पब को बेचकर वहां से चलने को कहती है। लेकिन आयरिस का मानना था कि उस बेसमेंट में शायद कोई है जो यहाँ आने वाले लोगों को डराता है, जिससे वे ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। लेकिन उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस भयानक मुसीबत में फंस चुकी है, और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, तो वे लोग इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी नील वहाँ आ जाता है और सभी मिलकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। बेसमेंट बेहद अंधेरा और डरावना होता है। कमरे के बीचों बीच दो कुर्सियाँ अजीब ढंग से रखी हुई होती हैं, जिन्हें सामने की टूटी हुई दीवार के सामने रखा गया था। नील धीरे धीरे अंधेरे की ओर देखते हुए किसी को पुकारना शुरू करता है। शुरुआत में आयरिस और केटी इस पूरे दृश्य को शक भरी नज़रों से देखती हैं और उन्हें ये सब किसी अजीब से नाटक जैसा लगता है। लेकिन तभी वहाँ से एक भयानक आकृति बाहर निकलती है। उसका शरीर फटे पुराने कपड़ों से ढका होता है और चेहरा एक गंदी बोरी से छिपा हुआ होता है। ये दृश्य देखते ही कमरे में दहशत फैल जाती है। आयरिस और केटी डर के मारे वहीं जम जाती हैं। हैरानी की बात यह होती है कि नील बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लगता। वो शांत रहते हुए बताता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाला डीमन है, जिसे बैग हेड कहा जाता है। ये डीमन कुछ समय के लिए मृत लोगों का रूप धारण कर सकता है। नील जल्दी जल्दी इस खतरनाक प्रक्रिया के नियम समझाता है। मृत व्यक्ति की कोई निजी वस्तु इस डीमन को खिलानी होती है। उसके बाद बैग हेड उस इंसान का रूप ले लेता है और ठीक 2 मिनट तक
उसकी आत्मा से बात की जा सकती है। तभी वो डीमन आयरिस की तरफ जाने लगता है, जिससे डर के आयरिस उसे रुकने के लिए बोलती है और वो डीमन रुक जाता है, क्योंकि अब आयरिस उस पब की मालकिन थी और उस डीमन की भी, जो बात सभी को समझ में आ जाती है। जिसे देख आयरिस उसे कुर्सी पर बैठने को कहती है। आयरिस खुद को बहुत ताकतवर फील करने लगी थी कि एक डीमन उसका गुलाम है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि डीमन कभी भी किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता, खास करके इंसान का। खैर, तो वो डीमन मजबूरन आयरिस की बात मानकर कुर्सी पर बैठ जाता है। नील अपनी पत्नी की पुरानी अंगूठी निकालता है और उस डीमन की ओर बढ़ा देता है। बैग हेड बिना देर किए उस अंगूठी को निगल लेता है और उसके ऐसा करते ही नील उसके हाथ बांध देता है, जो उस प्रोसेस का ही एक हिस्सा था और ये ज़रूरी भी था, नहीं तो वो डीमन आक्रामक भी हो सकता है। लेकिन जब नील उसके सिर के ऊपर से बैग को हटाता है तो वो नील के पत्नी की नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा को बुलाता है। तभी नील को याद आता है कि वो अंगूठी असल में उसकी माँ की थी। नील को तो अपनी पत्नी से बात करनी थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ को देखा तो वो भावुक हो गया और उनसे पूछने लगा कि उन्होंने अपनी जान क्यों ली। उनके बातचीत में कब 2 मिनट बीत गया किसी को पता ही नहीं चला और 2 मिनट के बीतते ही डीमन ने नील पर हमला कर दिया, लेकिन आयरिस ने उसे रोक दिया और दोबारा उसके सिर को बैग से ढक दिया। जैसे ही उसका चेहरा ढकता है वो डीमन शांत हो जाता है और पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। आयरिस और केटी ये भयानक नज़ारा देख उनके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। उस भयानक घटना के बावजूद नील हार मानने को तैयार नहीं होता। वो आयरिस से वादा करता है कि वो और ज़्यादा पैसे देगा और किसी दूसरे दिन फिर वापस आएगा, जिसके बाद आयरिस और केटी उस टेप को देखने लगते हैं जिसे ओवेन ने अगले मालिक के लिए रिकॉर्ड किया था। वीडियो में आयरिस को कई चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चलता है। बैग हेड कभी एक इंसान था, लेकिन सदियों पहले लोगों ने उसकी शक्तियों का लालच में बार बार दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से वो एक भयानक डीमन में बदल गया। ओवेन साफ चेतावनी देता है कि मृत लोगों से 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे बैग हेड को उसकी ताकत वापस मिल जाएगी और वो आक्रामक हो जाएगा और किसी भी हालत में बैग हेड को आज़ाद नहीं करना चाहिए। टेप ये भी बताती है कि हर बार जब उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बैग हेड और ज़्यादा ताकतवर बनता जाता है। ये जानकर आयरिस को समझ में आ जाता है कि क्यों उसके पिता उनसे दूर रहते थे। अब वो इस प्रॉपर्टी को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उसने ऐसा किया तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अब उसकी किस्मत इस श्रापित डीमन बैग हेड से जुड़ चुकी थी। इन सच्चाई को जानकर केटी बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकल जाने की जिद करने लगती है, लेकिन आर्थिक तंगी और मजबूरी में फंसी आयरिस फैसला करती है कि उसे यहीं रुकना होगा। वो सोचती है कि नील द्वारा दिए जाने वाले पैसों की मदद से वो अपनी जिंदगी दोबारा संभाल सकती है, भले ही इसके लिए उसे इस खतरनाक श्राप के साथ ही क्यों न जीना पड़े। ना चाहते हुए भी केटी कुछ समय के लिए वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। उसे इस जगह पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो आयरिस को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती थी। आयरिस बेसमेंट के सीढ़ियों पर डू नॉट क्रॉस लिख देती है ताकि उस डीमन को बाहर आने से रोका जा सके, जिसके बाद वो नील से बात करने उसके घर जाती है और दूसरी तरफ केटी उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। तभी वहां टंगे पिछले मालिकों के तस्वीरों में से एक तस्वीर गिरती है, जिस तस्वीर के पीछे उसे उस व्यक्ति का नाम पता चलता है जो था ऑटो। और प्रॉपर्टी पेपर्स को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ओवेन से पहले ऑटो इस पब का मालिक था। इंटरनेट पर छानबीन करके उसे ऑटो के घर का पता चल जाता है, लेकिन तभी उसे ऑटो पब के अंदर दिखता है, जो उसे देख मुस्कुरा रहा होता है, जिसे अचानक वहां देख केटी बहुत डर जाती है। लेकिन अगले ही पल ऑटो वहां से गायब हो जाता है। उधर नील आयरिस को बताता है कि उसकी पत्नी के एक कार एक्सीडेंट के बाद वो अंदर से टूट गया था, जिस कारण वो एक काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था, जहां से उसे ओवेन के मरे हुए लोगों से बात करने के बारे में पता चला, जिस कारण वो वहां आया था। जल्द ही वे तीनों फिर से बेसमेंट में जाकर बैग हेड को बुलाते हैं और इस बार नील अपनी मृत पत्नी सारा का एक लॉकेट उस डीमन को देता है। जैसे ही बैग हेड उस लॉकेट को निगलता है, उसका शरीर बदलने लगता है और कुछ ही पलों में वो बिल्कुल सारा का रूप धारण कर लेता है। नील अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और शक तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो सारा से उस रात के बारे में सवाल करने लगता है जब भयानक तूफान के दौरान उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसके सवालों के पीछे छुपी थी उसकी जलन और शक। वो ये जानना चाहता था कि क्या सारा ने कभी उसे धोखा दिया था। इसी पल में नील फिर से गलती कर बैठता है। वो 2 मिनट की सख्त सीमा को पूरी तरह भूल जाता है। जैसे ही समय सीमा पार होती है, बैग हेड की ताकत अचानक लौट आती है।
अगले ही पल वो अपने बंधनों को तोड़कर आज़ाद हो जाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है और वो भयानक डीमन अपने असली डरावने रूप में सामने आता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन इस बार भी आयरिस को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अब वो इस इमारत की गार्डियन बन चुकी थी और प्राचीन नियमों के अनुसार बैगहेड उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अंधेरे में वापस गायब होने से पहले बैगहेड आयरिस को एक ठंडी और डरावनी सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है कि अब वे दोनों एक ही श्राप से बंधे हुए कैदी हैं और इस कर्स्ड विरासत से कोई भी कभी आज़ाद नहीं हो पाया, जो बात आयरिस को अंदर तक हिलाकर रख देती है। वहाँ से बाहर आने के बाद नील एक बार और अपनी पत्नी सारा से बात करने की बात करता है, जिसे सुन इस बार आयरिस मना कर देती है और उसे जाने को कहती है। नील के जाने के बाद आयरिस पब में बैठी हुई होती है। तभी उसे सामने के आईने में उसके पिताजी दिखते हैं। तभी बैगहेड उसे उस रात की झलक दिखाती है जब उसके पिताजी बैगहेड को मारने से पहले उसकी माँ की आत्मा को बुलाए थे और उन्हें अकेले छोड़ने के लिए माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वे मजबूर थे। वे इस जगह को ना तो छोड़ सकते थे और ना ही उन्हें यहाँ बुला सकते थे। जिसके बाद वे बैगहेड को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टा बैगहेड ने उन्हें ही जलाकर मार दिया। अपने पिता के इस दुख, दर्द और बलिदान को देख आयरिस अंदर तक टूट जाती है। रात को एक आवाज़ से आयरिस की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि केटी अपने बिस्तर पर नहीं है, तो उसे ढूंढते हुए वो बेसमेंट में चली जाती है, जहां अचानक बिना किसी वजह उसे अपने पिताजी दिखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आयरिस कुछ समझ सके, ओवेन उसे बताते हैं कि केटी उस टूटे हुए दीवार के अंदर है। ये कहकर वे उसे उसके अंदर ले जाने लगते हैं। तभी आयरिस होश में आती है और खुद को रोक लेती है। आयरिस अंदर जाने से मना कर देती है। तभी ओवेन का चेहरा टूटने लगता है और उसके अंदर से बैगहेड सामने आता है। आयरिस को लगता है कि उसी ने केटी को कुछ कर दिया होगा। ये सोचकर गुस्से में आयरिस उसका गला दबाने लगती है, लेकिन उल्टा उसी का गला दबने लगता है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। मतलब ये सिर्फ एक सपना था जो बैगहेड दिखा रहा था। उसे तो सिर्फ आयरिस की आत्मा को उस टूटे हुए दीवार के अंदर ले जाना था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। तभी केटी वहां आके उसे बचा लेती है, जिसके बाद वे वकील से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। लेकिन वहां उस नाम का कोई वकील होता ही नहीं है, जिसे जान उनके तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। केटी समझ जाती है कि ये मामला जितना आसान दिख रहा था उतना नहीं है। वो आयरिस से इस पब को नील को बेचकर यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन आयरिस दोबारा उस दुख भरे जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसका कहना था कि यहाँ रहकर वो ढेर सारे पैसे कमा सकती है और वो डीमन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो उसका गुलाम है। मतलब पैसे और घमंड ने आयरिस के दिमाग को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वो अपने दोस्त केटी को खड़ी खोटी सुनाती है, जिसे सुनकर केटी वापस जाने लगती है। तभी उसे ऑटो का ख्याल आता है और वो सीधे उसके घर जाती है, जहां उसे कई आर्टिकल्स और नोट्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ऑटो इस श्राप से बचने के लिए बहुत कोशिश की थी। तो वो उन सभी लेखों को अपने साथ ले आती है। दूसरी तरफ इस बार आयरिस खुद बैगहेड के पास जाती है और उसे अपने पिता की एक चीज़ देती है, जिससे उसके पिता की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जो अपनी बेटी को वहाँ देख दुखी हो जाते हैं, जिसे वे इस जगह से दूर रखने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन वो यहाँ थी। ओवेन भारी मन से सच्चाई बताता है कि इस श्राप से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी इस जगह का गार्डियन बनता है वो हमेशा के लिए इससे बंध जाता है। वो नहीं चाहता था कि आयरिस यहाँ आए या उसे यहाँ के बारे में पता चले। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरिस के माँ की बीमारी और मौत दरअसल उनकी अपनी गलती का परिणाम था, क्योंकि उन्होंने इस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की थी। इसलिए वो दोबारा कभी उनसे मिलने नहीं गया। वो इस डीमन को मारकर ये सिलसिला यहीं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन नाकामयाब हो गया। वो कहता है कि उसे दोबारा ना बुलाए। गिल्ट और पछतावे से भरे ओवेन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। बेसमेंट से बाहर आके आयरिस उस प्रॉपर्टी पेपर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं जलता, जिसे देख आयरिस समझ जाती है कि वो अब इस श्राप के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, जिसे जान हताशा में वो इतनी पिती है कि एक कमरे में बेहोश हो जाती है। तभी केटी वहाँ आती है, जो आयरिस को कॉल लगाती है, लेकिन वो तो बेहोश थी। केटी को लगता है कि आयरिस बेसमेंट में होगी, तो वो वहीं जाती है, जहाँ बैगहेड उसके सामने आ जाती है, जिसे देख डर के मारे उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है, जिनमें ऑटो के पेपर्स थे। बैगहेड उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा खा लेता है, जिसे खाते ही ऑटो की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जो उसे उस डीमन की असली कहानी बताता है। सदियों पहले एक रहस्यमयी महिला के पास मृत आत्माओं को बुलाने की अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोगों ने उसकी इस शक्ति का सम्मान करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जब उनका लालच बढ़ गया तो एक दिन
उस औरत ने मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर वे उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन मौत के बाद वो शांति से नहीं गई। वो एक बदले की आग में जलती हुई रूप बदलने वाली भयानक डीमन बनकर लौट आई, जिसे आज बैग हेड के नाम से जाना जाता है। वो वापस आकर मौत का तांडव मचा दी। तब ब्रदरहुड वालों ने एक रिचुअल करके उसे इस इमारत के तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन बरसों बाद उन्हीं के एक वंशज ने दोबारा उसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उस दीवार को तोड़ दिया, और तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। वो डीमन इस इमारत से बंधी हुई है। उसे नियंत्रित रखने के लिए हमेशा एक मानव गार्डियन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो वंशज एक गार्डियन ढूंढता है, ताकि वो इस जगह से आज़ाद होकर दुनिया में तबाही न फैला सके। जिसका मतलब वो वकील कोई इंसान नहीं, बल्कि उस वंशज की आत्मा है। केटी को एहसास होता है कि वे कितने बड़े खतरे में आ चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत आयरिस को चेतावनी देने के लिए वापस दौड़ती है, लेकिन तब तक 2 मिनट पूरे हो चुके थे और वो डीमन उस पर हमला कर देता है। दूसरे दिन की सुबह आयरिस को होश आता है। जहां उसे केटी की सैकड़ों मिस कॉल्स दिखते हैं, तो वो तुरंत उसे कॉल लगाती है, जहां केटी उसे बेसमेंट में आके उसे बचाने को कह रही होती है, जिसे सुन उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत बिना सोचे समझे अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेसमेंट में जाती है। वहाँ का माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी अचानक उस टूटे हुए दीवार के अंदर से उसे केटी की पुकार सुनाई देती है। उसके पिताजी ने उसे चेतावनी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस दीवार के पार ना जाए, लेकिन अपनी दोस्त की पुकार को सुन वो खुद को रोक ना पाई और अंदर चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे केटी मिल गई, जिसे लेकर जब वो वापस जाने लगी तो उसे असली केटी ज़मीन पर बेजान पड़ी हुई मिली। जिसका मतलब केटी पहले ही मारी जा चुकी थी, और जो केटी उसके सामने खड़ी थी वो असल में बैग हेड थी। जो बात जान आयरिस वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह उस दीवार के पार आ जाती है, जहाँ नील उसे बचाकर ऊपर ले आता है। वो चिंता जताते हुए आयरिस को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। मौका मिलते ही वो आयरिस को नशीली दवा दे देता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब आयरिस को होश आता है तो वो नील को वहाँ नहीं देख पाती। चेक करने वो बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ नील उस बैग हेड से बात कर रहा था, जो इस बार उसकी मृत पत्नी सारा का रूप लिए हुए था। तभी डीमन एक भयानक सच्चाई उजागर करता है। सारा की मौत कोई हादसा नहीं थी। गुस्से में हुए एक झगड़े के दौरान नील ने ही उसे नशीली दवा दी थी, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल खो गया और वही दुर्घटना उसकी मौत का कारण बनी। नील आखिरकार अपनी असली सच्चाई कबूल कर लेता है। वो बताता है कि वो इस पब का मालिक बनकर हमेशा के लिए अपनी पत्नी की आत्मा के साथ यहीं रहना चाहता है। ये कहकर वो उस प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है, जो देखते ही देखते अपने आप मिट भी जाता है। उस पेपर पर सिर्फ उस खास तरह के पेन से ही सिग्नेचर किए जा सकते हैं, जो बात नील को नहीं पता थी। तभी सारा के अंदर का डीमन बताती है कि जब तक आयरिस जिंदा है वो मालिक नहीं बन सकता। लेकिन नील कोई हत्यारा नहीं था, वो थोड़ा झिझकता है। सारा उसके साथ रहने का वादा करती है और उसे उकसाती है। लालच से अंधा हो चुका नील बिना एक पल गवाए आयरिस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। बचने की कोशिश में आयरिस ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन धक्का लगने से वो नीचे गिर जाती है। गंभीर चोटों के कारण वहीं उसकी मौत हो जाती है। नील को लगता है कि अब उसकी जीत पूरी हो चुकी है। वो खुशी खुशी आयरिस के शव को बैगहेड के सामने ले आता है, ये सोचकर कि अब डीमन बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही बैगहेड आयरिस की आत्मा को निगलता है, वो उसके साथ गार्डियन की शक्ति भी अपने अंदर समा लेता है। सदियों से जिस बंधन में वो कैद था वो अचानक टूट जाता है। अब कोई इंसानी गार्डियन नहीं रहा जो उसे रोक सके। वो अब खुद की मालकिन थी। नील को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज़ाद हो चुका बैगहेड अपने असली भयानक रूप में उसके सामने खड़ा होता है और अगले ही पल उसे बेरहमी से मार डालता है। सदियों की कैद से मुक्त होकर बैगहेड इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है और उसी समय पूरी इमारत आग की लपटों में घिरकर ढहने लगती है। श्राप आखिरकार पूरा हो चुका था। कहानी के अंत में आयरिस, केटी और नील की दर्दनाक मौत एक डरावनी चेतावनी बनकर रह जाती है कि शोक, लालच और जुनून इंसान को इतना अंधा बना देते हैं कि वो उन शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगता है जिन्हें समझना भी मानव क्षमता से परे है। जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में,
जहां डर का बसेरा हो।